जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है तीसरे नंबर ग्राफ में, इन दोनों को साट दिया है। उसमें तुम्हारा एक एक्शन स्पेक्टर का ग्राफ है और दूसरा जो है वो तुम्हारा क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी नहीं बनाया है उसमें। ध्यान देना, जो तीसरे नंबर का ग्राफ है तुम्हारा, उसमें क्लोरोफिल बी नहीं लिया है, यहाँ पे लिखा है लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों विद व्हाइट लाइट। प्रिज्म को थोड़ी ना दिखाने के लिए लाएगा भाई, प्रिज्म से लाइट पास करवाएगा, वही उसमें से कुछ एक्टिविटी होगा, बाकी प्रिज्म से खेलने के लिए तो लाएगा नहीं यहाँ पे। चलो भाई एक्सपेरिमेंट करते करते 2-3 बार प्रिज्म भी खेल लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रिज्म जो है ये लाइट पास करवाने के लिए लाया हुआ है। अब प्रिज्म को जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो भाई तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ आया हुआ रहेगा। प्रिज्म याद करो, डिस्पर्शन में होता क्या है कि प्रिज्म जो है ये कलर को डिस्पर्स कर देता है, मतलब सेपरेट कर देता है। जो ये लाइट होता है, लाइट में से ब्लू कलर और रेड कलर जो रहते हैं ये फोटोसिंथेटिक रेट को ज्यादा बढ़ाते हैं। मतलब ब्लू कलर का लाइट और रेड कलर का लाइट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवाएगा। अरे बात समझ में? तो जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा उतना बैक्टीरिया, उतने ज्यादा बैक्टीरिया उस इवॉल्व्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे और उधर डिपॉजिट होंगे। तो इसका पहला कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि ठीक है भाई चलो, तो बायो का आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब पिछले वाले क्लास में, मतलब कल वाले क्लास में मैंने तुमको एक्सपेरिमेंट्स बता रहा था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स में से हम लोगों ने जोसेफ प्रिस्टली, इसका एक्सपेरिमेंट में भी कंप्लीट किया हुआ था। एक बार कंफर्म करवा देना भाई, मेरे को एक्चुअली में आज याद है ही नहीं कि कल हम लोगों ने खत्म कहाँ पे किया था। एक बार कंफर्म कर लेना जोसेफ प्रिस्टली कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं, उसका एक्सपेरिमेंट मैंने कंप्लीट मतलब लिखवाया है कि नहीं। बताया तो है, इतना मेरे को याद है, बट लिखवाने का काम मैंने उसका कंप्लीट किया हुआ है या नहीं, एक बार हाँ या ना में बस लिख देना जल्दी। अच्छा, जोसेफ प्रिस्टली लिखवा दिए, ठीक। तो जोसेफ प्रिस्टली का जो था ये एक्सपेरिमेंट मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। भाई एक दो तो बता रहे हैं लिखवा दिए थे, हो गया गुड, चलो ठीक है। तो अगर जोसेफ प्रिस्टली का हो गया तो भाई अब हम लोग इसमें आगे के, अच्छा मैंने तुमको मे भी आगे वाले का भी थोड़ा सा बताया था इंट्रोडक्शन, हाँ हाँ ठीक ठीक याद है। चलो सेकंड एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा भाई जैन इंजन हाउस का, जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट, डेट इसका अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1730 से लेकर के 1799, ठीक है। ये उसका टाइम पीरियड है, मतलब 1730। ये जो लिखे हुए पहले वाले में वो पैदा हुआ रहता है, आखिरी में मरा हुआ रहता है, इसीलिए इसको लिखा, मतलब कि इस रेंज में लिखा जाता है। ये मत समझना कि यहां से लेकर के यहां तक किसी ने रिसर्च किया, नहीं है, ठीक है। वो उसके लाइफ का टाइम पीरियड बता रहा है वहां पे, उसके पैदा होने से लेकर के उसके डेथ तक का, ठीक है। तो 1799 में ये निपटा था और पैदा हुआ था 1730 में। क्लियर क्लियर, चलो। तो जैन इंजन हाउस जो था बेसिकली इसने दो, इसके हम लोग को दो एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं। एक तो मैंने तुमको कल बताया हुआ था कि जो एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टली किया हुआ था सेम, क्योंकि उसने तो लाइट पे किया हुआ था, ठीक है। लाइट पे मिंट प्लांट को एक बार प्लेस किया था, एक बार मिंट प्लांट को प्लेस नहीं किया हुआ था, और जो उसका एक्सपेरिमेंट था ये तुम्हारा लाइट पे ही किया हुआ था। लेकिन जैन इंजन हाउस जो है सेम सेटअप को लाइट और डार्क ये दोनों अलग अलग जगह पे ये देखने वाला रहेगा। तो एक तो उसका एक्सपेरिमेंट वही हो गया जिसको कि पिछला जोसेफ प्रेस्टली ने किया हुआ था, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा और ये उसको लाइट में एक बार और डार्क में एक बार रख करके एक्सपेरिमेंट करने वाला है। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं आने वाला नया। उसके बाद फिर इसमें से इसका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट होता है वो तुम्हारा एक्वेटिक प्लांट को लेकर के किया हुआ रहता है। तो एक्वेटिक प्लांट को जब हाँ मैंने तुमको कल बताया हुआ था कि हाइड्रिला का एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने अपने स्कूल में किया हुआ था, पता नहीं तुम लोग को करवाया जाएगा या नहीं। हाइड्रिला का जो एक्सपेरिमेंट है हमारे स्कूल के टाइम में हम लोगों ने किया हुआ था उसका एक्सपेरिमेंट। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। अब देखेंगे उसको कि क्या होता है कैसे होता है वो इसके एक्सपेरिमेंट में। तो ठीक है भाई चलो, अब इसका एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक एक करके लिखना चालू करते हैं। ए नंबर, इसका पहले वाले एक्सपेरिमेंट को अलग से लिखो। तो पहले एक्सपेरिमेंट में इसने किया क्या है, इसने किया क्या है, शॉर्ट में लिखो, रिपीट द एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टली। अच्छा फैल रहा है, रुको। रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टली in light and dark place।
ठीक, तो अब तो तुमको समझ में आ चुका रहेगा कि लाइट और डार्क प्लेस में जब इसने किया हुआ है सेम एक्सपेरिमेंट, तो जाहिर सी बात है डार्क में मिंट प्लांट जो है वो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो डार्क में जब इसको प्लेस किया जाएगा तो चूहा भी मर जाएगा और साथ साथ मोमबत्ती भी बुझ जाएगा। और जब इसको लाइट में ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से चूहा भी बच जाएगा और साथ साथ मोमबत्ती भी जलते रहेगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा भाई? वो बेसिक चीजें ना लिखा करो, बेसिक चीजें ना लिखा करो, वो तो पता ही है अब कि यहां से लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिक्वायर्ड होता है, ये तो पता ही है, बार बार थोड़ी लिखोगे उसको। तो यहां पे इसका कंक्लूजन लिखो एक लाइन में, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो बस इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं, बुद्धि ज्यादा ना लगाओ, पोथी छापेंगे नहीं, जितने काम था। अब भाई बेसिक बेसिक एलिमेंट्स को लिखोगे तो कॉपी ही भरेगा, उसमें मिलेगा कुछ नहीं। नेक्स्ट बी नंबर इसका एक्सपेरिमेंट। अब बी नंबर एक्सपेरिमेंट इसने किया है, इसने एक एक्वेटिक प्लांट को एक बार लाइट में, ये उसका पिछला वाला था मिंट प्लांट, और अभी जो ये लिया हुआ ये एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट में इसने यूज किया हुआ था हाइड्रिला। तो लिखना एक्सपेरिमेंट विथ एन एक्वेटिक प्लांट। एनसीईआरटी में हाइड्रिला नहीं लिखा है, हम लोग लिखेंगे। एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला, और इसको इसने प्लेस किया हुआ था दो जगह, कहां कहां पे? एक बार लाइट में और एक बार डार्क में। तो जब लाइट में इसको प्लेस किया हुआ था तो ऑक्सीजन इवॉल्व, ऐसे लिखो, बबल फॉर्म्ड, पहले लिख लो फिर समझाएंगे। बबल फॉर्म्ड, बबल फॉर्म हुआ बोलने का मतलब दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्व। ऑक्सीजन इवॉल्व, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, और डार्क में जब प्लेस किया गया तो नो बबल फॉर्मेशन। नो बबल फॉर्म, तो वहां पे ऑक्सीजन लिबरेट ही नहीं होगा, ऑक्सीजन वहां पे इवॉल्व भी नहीं होगा। अब इसका सेटअप देख लो पहले, फिर लिखना आराम से, पहले इसका सेटअप देख लो। देखो जैसे मान लो कि ये एक बर्तन लिया हुआ है, यहां पे पानी भरा हुआ रहेगा, देखो अब करना क्या है, यहाँ पे एक किप मतलब फनल, फनल जो रहता है ना उसको यहाँ पे यूज करोगे। तो ये आएगा कैसे, यहाँ पे जैसे मान लो ये, जैसे मान लो इतना ले लिए, ये भी डूबा हुआ रहना चाहिए ना पानी में। ये हो गया, ये फनल है। अब होगा क्या यहाँ पे, ये भी पानी में डूबा है भाई, यहां पे ये करेगा क्या, हाइड्रिला, यहां पे हाइड्रिला प्लेस कर देगा। ये इसको जब लाइट में लेकर के जाएगा तो बबल जो रहेंगे वो यहां पे फॉर्म होंगे, यहां पे बबल्स फॉर्म होंगे, बबल ये कोने कोने में। तो फनल जो लगाया गया है वो इस वजह से, ताकि यहां से जो भी गैसेस इवॉल्व हो वो इसी के आसपास में ही रहना चाहिए, ताकि वो अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे भाई कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है। बहुत ज्यादा अमाउंट पे ऑक्सीजन एक बार में नहीं निकलता, ताकि उसमें माचिस लेकर के ऐसे चेक करने बैठोगे नहीं हो पाएगा कुछ भी। क्लियर? तो बहुत ही धीमे धीमे से छोटे छोटे बबल्स उसमें से फॉर्म होते हैं। और अगर इस कीप को, ये जो फनल है इसको मान लो इस टाइप से सराउंड कर दिए किसी एक अलग से कंटेनर में, जैसे मान लो यहां से मैंने एक ट्यूब लगा लिया,
इसको ट्यूब से कवर कर दिया, तो यहां से जो भी ऑक्सीजन गैस निकलेगा वो सारा यहाँ पे कलेक्ट होना चालू होगा, लेकिन वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में नहीं है, तो उसको मारो गोली, तुमको बस देखना है यही। क्लियर क्लियर। तो ये इसका हाइड्रिला प्लांट को लेकर के, चाहो तो खुद भी कर सकते हो। हाइड्रिला प्लांट कोई भी सा जैसे तालाब वगैरह अगर तुम्हारे घर के आसपास में रहेगा, हालांकि तुम कहाँ जाओगे उसको, अगर जाओ तो तालाब में ऐसे घास फूस टाइप का तालाब के अंदर में उगा रहता है, पास ही में रहता है, उसको 2-4 उखाड़ करके ले आओ और घर में ये सेटअप खुद कर सकते हो, और उसका ऑक्सीजन का इवोल्यूशन देख सकते हो, मतलब इवॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक कर सकते हो, तो होता है। स्कूल में करवाएं तो बहुत बढ़िया, ना करवाए तो इमेजिन कर लो सीधा, अब घर में तो खुद बैठ के करोगे नहीं इसको। क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा किसका किसका, जैन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट। 2 एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, एक जोसेफ प्रिस्टली का ही एक्सपेरिमेंट को इसने लाइट और डार्क में रख करके, और दूसरा एक्वेटिक प्लांट को लाइट और डार्क में रख करके। तो लाइट में रखेगा तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा, डार्क में रखेगा तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड या ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर, एज अ बाय प्रोडक्ट। तो लिखो नीचे में, कंक्लूजन इसका, इसका कंक्लूजन क्या निकल करके आ रहा है, इसका कंक्लूजन हो जाएगा कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग, ऐसे लिखो, इवॉल्व एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे जैन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जल्दी लिखो। फिर इसके बाद तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, जूलियस वॉन का देखेंगे, जूलियस वॉन सैक्स। ठीक है, उसका फिर एक्सपेरिमेंट, उसके लिए ऐसा कुछ सेटअप हम लोग को नहीं बनाना। जूलियस वॉन सैक्स जो था, इसने तुम्हारे कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, उन्हीं पॉइंट्स को बस दिमाग में बिठाना, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठाना है बस। ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगा इंगलमैन, टी डब्ल्यू इंगलमैन, उसका जो एक्सपेरिमेंट रहेगा वो तुमको पूरा देखना है, और वहीं से तुमको थोड़ा सा नया जानने के लिए मिलेगा। अब तक तो ये सब पिछले में पढ़े हुए थे, इंगलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है वो वहां से तुमको कुछ नया देखने के लिए और जानने के लिए मिलने वाला है। चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो भाई, नोट डाउन करो इतने को जल्दी, होते जाए तो जल्दी बताओ भाई। एक का भी हो गया तो फिर आगे बढ़े, कम से कम 2 एक्सपेरिमेंट और आज निपटाएंगे। क्लियर। दो, फिर वॉन नील का एक एक्सपेरिमेंट आएगा आखिरी में, उसको मैं भी आज मैं तुमको ना करवाऊं, उसको मैं अब अगले ही क्लास में करो, क्योंकि उसमें फिर तुम लोग को थोड़े से इक्वेशन से, मतलब हमको एक इक्वेशन से भी थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है इन सारे एक्सपेरिमेंट से। इनमें तुमको सेटअप्स देखने हैं, इनके एक्सपेरिमेंट्स में तुम्हारे लिए प्रॉपर सेटअप है। और उसके बाद वॉन नील का जो आने वाला रहेगा आखिरी में, वो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोग को इक्वेशंस देखने हैं, सेटअप से हम लोग को उतना मतलब नहीं है, इक्वेशन के बेसिस पे उसका एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसको हम लोग आज नहीं कल देखेंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो बाकी और 2 के हैं, ठीक, उसको तो खत्म करो। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसमें हेडिंग में लिखे हो ना अर्ली एक्सपेरिमेंट्स करके, मतलब पहले जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, मैंने शायद यही कल हेडिंग लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवाया था तो टांग लो ऊपर में। जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग जोसेफ प्रिस्टली का स्टार्ट किए हुए थे उसके पहले में लिखो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स करके, हालांकि मेरे को जहां तक याद है मैंने लिखवाया था। ठीक है, अब 3rd नंबर, अब यहां पे एक नया आएगा आदमी, इसका नाम हो जाएगा भाई जूलियस वॉन, और क्या था, सैक्स। ठीक, इसने अपना थ्योरी प्रपोज किया हुआ 1854 में, 1854 में इसने अपना थ्योरी प्रपोज किया हुआ है। और इसने एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे किए हुए थे, तो इसके एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं। तुम्हारे सिलेबस में इसके क्या क्या रिजल्ट आए हुए थे वो दिया हुआ है, तो लिखो
इसके रिजल्ट्स, या इसने क्या क्या कंक्लूड किया। ही कंक्लूडेड, तो क्या क्या कंक्लूजन दिया हुआ था, ध्यान देना। पहले मैं बोल रहा हूं, सुनो फिर लिखेंगे। इसमें भी मोस्टली चाहिए तुमको पता है, हालांकि एक दो नया तुमको एलिमेंट देखने के लिए मिलेगा, बाकी पता है, ध्यान दो। किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है, ग्लूकोज। लेकिन प्लांट जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करता, उसका स्टोरेज फॉर्म जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। ये तो पढ़े हुए थे। तो इसने वो बताया कि जो ग्लूकोज रहता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बने हुए ग्लूकोज का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद समझो, एक चीज तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूं, आगे में मिलेगा, अभी यहां पे नहीं दिया हुआ है, आगे आगे में दिया हुआ है। फिर इसने बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, भाई प्लांट में भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। किसी को पता है क्या फूड के ट्रांसपोर्टेशन को बोलते क्या है? जल्दी से चैट पे लिख करके बताओ कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को बोलते क्या है। मैं इसको आगे तब तक ले रहा हूं। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है ये स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का ट्रांसफर या ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज होता है, मतलब सुक्रोज के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सुक्रोज का। और क्या बोलना चाहिए, स्टोरेज के लिए कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्टार्च। क्लियर, इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान दो, इसके बाद इसने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो प्लांट के एक स्पेसिफिक बॉडीज में प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक बॉडी में प्रेजेंट होता है, और वो स्पेसिफिक बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। भाई ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसने ये इसने बताया था। अब ध्यान दो, इसने क्लोरोफिल नहीं बताया, मतलब क्लोरोफिल वर्ड का यूज नहीं किया। क्लोरोफिल तो बाद में इसका वर्ड आएगा, जिसको कि हम लोग आज के डेट में क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। क्लियर। बाकी इसने क्या बोला है कि क्लोरोफिल प्लांट के, क्लोरोफिल नहीं, ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है वो प्लांट के स्पेसिफिक बॉडी या स्पेशल बॉडी में मिलते हैं, जिनको कि हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। याद हो गया ये? बस इतना ही इसका रिजल्ट था या इसका कंक्लूजन था। ठीक है, लिखो। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ग्लूकोज इज स्टोर्ड in the form of starch. In the form of starch. सेकेंड लिखो, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अच्छा, किसी को याद नहीं है क्या ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो करवाया जाता है, ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज फूड हुआ ना भाई, तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, किसी को याद? अच्छा भाई, वो वाटर ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस को बोला जाता है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जा रहा है, सुक्रोज। ठीक है, तो ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। थर्ड, green pigment required for photosynthesis located at the special body of the plant. बुक में इसके बाजू में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टुडे वी नो दैट, सॉरी, टुडे वी नो इट इन द नेम ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है, तो ये ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट required for photosynthesis
green pigment of plants required for photosynthesis are located in special bodies, और ये स्पेशल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन इसने दिया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए भी आ सकता है, छापो इसको जल्दी। फिर हम लोग चलेंगे अपने टी.डब्ल्यू. इंगलमैन के एक्सपेरिमेंट पे। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन, जल्दी लिखो जल्दी, ठीक है। बुक में भी लिखा हुआ है कि इसने एविडेंस दिया हुआ था ये ग्लूकोज के सिंथेसाइज का कब होता है, जब प्लांट ग्रोइंग फेज में होता है। तो इसमें एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रोवाइड एविडेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्रोथ फेज ऑफ प्लांट। तो भाई प्लांट ग्रोथ करेगा तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो इस पे लिख सकते हो, गिव्स एविडेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्रोथ। ड्यूरिंग ग्रोथ, तो ग्रोथ में फूड जो है या फिर ग्लूकोज जो है ये सिंथेसाइज होता है, इसका एविडेंस भी इसी ने दिया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे भाई तुम्हारे किसके लिए बोलने से, जूलियस वॉन साक्स। साक्स बोलो या फिर सैक्स बोलो, जो भी बोलो, अब स्पेलिंग तो वही है, क्या कर सकते हैं, लिखो। ये बायो वाले ना ये नाम को सुधार दे बस, फिर बायो से बेहतरीन सब्जेक्ट दुनिया में नहीं, ठीक है, बस नाम सुधार दे। और मेरा स्पेलिंग का इतना प्रॉब्लम रहता है और इनके नाम के चक्कर में बायो में मेरा और स्पेलिंग प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा बॉडीड लिखे, बॉडीज है भाई, ऐसे वो क्या है, कभी कभार एक आध लेटर जो है वो, ये बोर्ड भी अब धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है, समस्या ये है, ठीक। लिखो 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 जल्दी लिखो, हो गया होगा, डन, गुड। तो इतना समझ में आ गया होगा। देख लो इसके पॉइंट में अगर ना समझने वाली कोई बात है नहीं, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, जो चीज नया है वो तुम्हारे लिए फैक्ट है। अब भाई ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है, इसमें समझोगे क्या, इसको तो रट्टा मारना है सीधा सीधा। ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, इसको लिख लेना, ट्रांसलोकेशन भेजे में तो आधा चीज तुम्हारे गायब हो चुका है। ट्रांसलोकेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ये कितना नंबर हो गया, 3। फोर्थ, टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। मे बी 1854 से लेकर के 1909 है, ईयर एक बार चेक कर लेना, मेरे को जहां तक याद है यही उसका डेट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई टी.डब्ल्यू. इंगलमैन के लिए। तो टी.डब्ल्यू. इसका एक्सपेरिमेंट भाई समझना है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको जो लोग क्लास कर चुके हो पहले भी कहीं से, उनके लिए इजी है, और जो लोग अभी तक ये वाले टॉपिक का क्लास नहीं किए हुए हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और समझने की कोशिश करो इसको आराम से। ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना, 1 सेकंड बस वेट करो। हाँ इसी में यूज करेंगे भाई, रुक जाओ,
क्लेडोफोरा जो है वो एक ग्रीन एल्गी होता है, वो इसी के एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, बता रहा हूं, थोड़ा सा बस पेशेंस रखो, सब बता रहे हैं यहीं पे। और हाँ ठीक, आ रहा है, वेट। ठीक है, चलो पढ़ लिया हूं क्वेश्चन, जो भी लंबा चौड़ा लिखे हुए वो पढ़ लिया हूं, दे रहे हैं उसका आंसर, ध्यान दो। ये टॉपिक खत्म होते होते तक 3-4 लोगों का डाउट यहीं पे खत्म हो जाएगा, बाकी लोग का आगे में है, अभी उसको कहां से लेकर के बताएं, पहले बेसिक समझ लो, उस टॉपिक तक आते आते तक तुम्हारा चैप्टर, मैं तुमको क्या बोल कर रखा हुआ हूं, चैप्टर एंड होते तक तुम्हारा कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, इतना बस इत्मीनान रखो, और ना ही कोई सा भी टॉपिक छूटेगा। भरोसा ना हो तो दूसरे जो 2 चैप्टर्स कवर किए हुए हैं चेक कर लो अपना, ठीक है। चलो भाई, तो टी डब्ल्यू इंगलमैन, इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे हैं, मैं इसका पहले तुमको एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं, ध्यान दो। इसने एक्चुअली में किया क्या है, इसने एक नया थ्योरी लेकर के आया। नया थ्योरी बोलने का मतलब, जितने लोग क्लास 10th में पढ़े हुए थे, तो क्लास 10th में याद करो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोगों ने, मैं तो करवाया था, मेरे को याद है, जो लोग मेरे से पढ़े हुए हो उनको भी याद आ जाएगा, और बाकी जो लोग बाहर से भी पढ़े हुए हो वो लोग भी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, हो सकता है तुमको भी करवाया गया हो। तो फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने तो लिखवाया था भाई कि लाइट जो रहेगा, लाइट लाइट जो रेडिएशन रहेंगे वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ के लाइट्स यूज किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और इसके लिए मैंने वहां पे बताया भी था कि इसको हम लोग बोलते हैं पार, PAR, पार। मे भी उसका उस टाइम पे मैंने किसी को भी फुल फॉर्म नहीं बताया था, तो ये होता है पार, ठीक है। पार अभी बताऊंगा उसका फुल फॉर्म भी क्या होता है, ये भी बताएंगे, तो पार बोलेंगे इसको। तो रेंज क्या है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का, क्लियर। अब इनमें से भी कौन सा लाइट ज्यादा यूज होगा, क्योंकि 400 से लेकर के 700 तक का अप्रोक्सीमेट, इसमें सारे ही विजिबल रेज आ जाते हैं, अप्रोक्सीमेट सारे। केमिस्ट्री में अभी अभी हम लोगों ने इसको किया हुआ था, इसको हम लोगों ने कितना लिया, 319 नैनोमीटर लिखे थे, और उसको कितना लिया हुआ था, 790 नैनोमीटर। मैंने इसको 380 ले लेना बोला था तुमको, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रेंज है, क्लियर, मोस्ट अप्रोप्रिएट रेंज है, 380 नैनोमीटर से लेकर के 790 नैनोमीटर तक। एंगस्ट्रम में भी देखे थे 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7900 एंगस्ट्रम, लेकिन तुम्हारे बायोलॉजी के बुक में जब इसको 400 से लेकर के 700 बोला तो तुमको इसी रेंज को लेना है, क्लियर। बायो में इसी को विजिबल रेंज बोल रहा है, हालांकि इसके आगे भी जाएंगे और इसके पीछे भी आएंगे, लेकिन उनसे हमको मतलब नहीं है। जब बायो में तुम्हारा लिख दिया है तो 400 एग्जाम में आएगा भाई, तो इसको तुमको बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देगा, सीधा सीधा पार का रेंज पूछेगा, कितना है बोलने से 400 से 700 रट लो, सीधी सी बात, क्लियर। क्लियर, तो पहले देखो पार वगैरह सब देखेंगे क्या होता है लिखने के टाइम, अभी पहले समझो कॉन्सेप्ट, उस पर ज्यादा फोकस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। देखो, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था ये तो क्लेडोफोरा पे किया हुआ था, क्लेडोफोरा बोलने का मतलब वो होता है ग्रीन एल्गी, तो लिखना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय यूजिंग क्या क्या, क्लेडोफोरा, आजा भाई, क्लेडोफोरा क्या है, ये एक ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करेगा, इसी वजह से इसको यूज किया गया है। इसके अलावा इसने क्या यूज किया हुआ था बोलोगे, तो इसने यूज किया है फिर यहां पे प्रिज्म, प्रिज्म एक यूज करेगा, और प्रिज्म के साथ साथ इसने सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, और प्रिज्म यूज किया तो विथ
विथ व्हाइट लाइट, विथ व्हाइट लाइट। प्रिज्म को थोड़ी ना दिखाने के लिए लाएगा भाई, प्रिज्म से लाइट पास करवाएगा तो ही उसमें से कुछ एक्टिविटी होगा, बाकी प्रिज्म से खेलने के लिए तो लाएगा नहीं यहाँ पे। चलो भाई एक्सपेरिमेंट करते करते 2-3 बार प्रिज्म भी खेल लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रिज्म जो है ये लाइट पास करवाने के लिए लाया हुआ है। अब प्रिज्म को जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो भाई तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ आया हुआ रहेगा। प्रिज्म याद करो डिस्पर्सन में होता क्या है कि प्रिज्म जो है ये कलर को डिस्पर्स कर देता है, मतलब सेपरेट कर देता है। उसमें हम लोग को रेनबो कलर में दिखेंगे 7 डिफरेंट कलर, जिनको कि हम लोग बोलते हैं विबग्योर, शॉर्ट में बोलेंगे विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, वो तो पता ही होगा। चलो तो ये हो जाएंगे भाई सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अब सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया बोलने का मतलब क्या होगा, ध्यान दो, वो वाला देखे हुए हो क्या, ऐसे कांच का ऐसे एक, अरे उसमें आता है भाई, जो लड़की लोग मोस्टली लड़की लोग अपने मोबाइल के बैक कवर में वो एक चमकीला टाइप का जिसके अंदर में लिक्विड फिलअप रहता है और उसमें चमकीला टाइप का एक कवर आता है, ठीक है, मोटा सा कवर रहता है मोबाइल का कवर। उसको अगर इधर उधर हिलाओगे डुलाओगे तो अंदर के जो मटेरियल्स रहते हैं वो इधर उधर क्या होते हैं, घूमते हैं, ठीक। बस वैसा ही तुम्हारा ये सेटअप मान लो सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया का। मतलब ये एक डब्बा ले लिए, ट्रांसपेरेंट होगा, कांच लगा हुआ रहेगा, इसके बाद फिर यहाँ पे बैक्टीरिया जो रहेंगे वो भरे हुए रहेंगे इस टाइप से, क्लियर, घूमते रहेंगे यहाँ पे, और ये सस्पेंड होंगे जब उनको रिक्वायरमेंट होगा, मतलब डिपॉजिट होंगे जब इनको रिक्वायरमेंट होगा। तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अब ध्यान देना, एरोबिक होता है और एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया हम लोग उनको बोलेंगे जो कि ऑक्सीजन इवॉल्व हुए ऑक्सीजन को यूज करते हैं, उनको बोले हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसको लिख लो नीचे में, यहीं पे लिख लो, एरोबिक बैक्टीरिया किसको बोला जा रहा है, बैक्टीरिया विच यूज ऑक्सीजन, विच यूज्ड ऑक्सीजन, क्लियर, ठीक है। चलो भाई, तो पहले मैं इसका सेटअप बना रहा हूं, ध्यान दो, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर लिखेंगे एक एक करके। यहीं पे बना ले क्या, छोटा सा ही तो यहीं पे बनाओ, देखो क्लेडोफोरा जो यूज किया हुआ है, क्लेडोफोरा को इसके नीचे में रख दिया, ये मान लो क्लेडोफोरा है, वो ग्रीन एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस करने वाला है, क्लियर, इसको नीचे में रख दिया। अब यहां पे ये रख दिया भाई एक प्रिज्म, ये अब होगा क्या, यहां से व्हाइट लाइट को इंसिडेंट, अच्छा प्रिज्म को दूसरे कलर से बना दे क्या, वेट, इसमें नहीं दिखेगा, दिख जाएगा भाई, चलो सब दिख जाएगा, देखो ध्यान से। अब इसमें मैं क्या करवाता हूं, लाइट पास करवाता हूं, तो ये मान लो इसमें व्हाइट लाइट पास करवाए, इसमें हम लोगों ने व्हाइट लाइट पास करवाया, किधर से पास करवाएंगे तो उधर जाएगा, इधर से आएगा, चलो ये मान लो इधर से व्हाइट लाइट आया, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, और एंटर करने के बाद ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेट हो गया। तो मैं सारे कलर्स नहीं बना रहा, बस दिमाग में बिठा लेना, ये जाएगा भाई ब्लू कलर, ये जाएगा मान लो ब्लू कलर, उसके बाद कुछ कलर्स आएंगे यहाँ पे, इधर आ जाएगा रेड कलर, बस 3 लाइन बना लो, एक हो जाएगा ये ब्लू कलर के लिए, और ये हो जाएगा रेड कलर। तो जाहिर सी बात है ब्लू कलर है तो इसका तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, वेवलेंथ कितना आता है, 400 नैनोमीटर। चार सौ 700 जाना है ना, सब ड्रॉ कर लो, 400, ये आ जाएगा भाई 700 नैनोमीटर, ये जो लाइन मतलब ये रेंज देख लो ऐसे, 400, ये हम लोगों ने ले लिया 700, और बीच में ले लो 2 और रेंज,
एक ये मान लिए और एक ये मान लिए। ये जो है ये हो जाएगा भाई 500 नैनोमीटर और ये हो जाएगा 600 नैनोमीटर। अब मेरे को बताओ ये जो रीजन है मोस्टली यहां पे कौन से कलर दिखेंगे? ब्लू कलर। ये जो रीजन है यहाँ पे मोस्टली कौन सा कलर दिखेगा? ये हो जाएगा तुम्हारा रेड कलर, क्योंकि रेड के पास में तो ये रेडिश दिखेगा और ये ब्लू के पास में तो ये ब्लूइश दिखेगा। तो ये वाला पार्ट ब्लू कलर को मतलब ये जो प्रिज्म से सेपरेट होकर के लाइट आया हुआ है, इधर कौन सा लाइट जा रहा है? ब्लू लाइट जा रहा है और रेड लाइट जा रहा है इधर इस साइड में। इतना समझ में आ गया होगा? इतना समझ में आ गया होगा? अब ध्यान दो, तो अब इसमें कौन तैर रहा है? इसमें तैर रहे हैं भाई एरोबिक बैक्टीरिया। ये इस पे तैर रहे हैं एरोबिक बैक्टीरिया। अब होगा क्या, जब इसको धूप में लेकर के जाएगा, अभी तो ये सेटअप कर लिया, सेटअप करने के बाद जब इसको धूप में लेकर के आया जाएगा तो धूप में लाने के बाद फिर इसमें क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब ये करेगा तो उस केस में ये ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। और हम लोगों ने ये बैक्टीरिया कैसा लिया हुआ है? एरोबिक। तो ये ऑक्सीजन जिधर देखेंगे उधर भागना चालू करेंगे, तो आएगा क्या? इसका ध्यान दो, एक और इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। अच्छा इसी को मैं कॉपी मार देता हूं, रुको। ये अब जब इसको सनलाइट में लेकर के आया है, इस केस में ये जो तुम्हारे सस्पेंशन है, ध्यान देना किधर किधर बनेंगे। देखो मोस्टली बैक्टीरिया जो थे वो इधर आकर के एक्यूमुलेट होना चालू हो गए, मतलब डिपॉजिट होना चालू हो गए। और ज्यादा बैक्टीरिया बचे, कुछ जो में से ज्यादा बैक्टीरिया जो थे वो इधर डिपॉजिट होना चालू हो गए और यहाँ पे तुमको गिने चुने देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? इसका बोलने का मतलब क्या है कि ब्लू कलर, अब ध्यान दो पूरा सीरीज में आएगा। कैसे? बेसिकली इसमें से हम लोग एवोल्यूशन या फिर इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन कहां कहां पे इवॉल्व हो रहा है वो देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन जहां पे सबसे ज्यादा इवॉल्व होगा वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, मतलब वहां पे ज्यादा बैक्टीरिया दौड़ेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की तरफ भागने वाले हैं। तो जब इधर में बैक्टीरिया का कंटेंट ज्यादा दिखा, इधर में बैक्टीरिया का कंटेंट ज्यादा दिखा, तो ये कंक्लूड किया गया भाई कि जो ये लाइट होता है, लाइट में से ब्लू कलर और रेड कलर जो रहते हैं ये फोटोसिंथेटिक रेट को ज्यादा बढ़ाते हैं। मतलब ब्लू कलर का लाइट और रेड कलर का लाइट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवाएगा। आ रहा बात समझ में? तो जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा उतने ज्यादा बैक्टीरिया उस इवॉल्व ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे और उधर डिपॉजिट होंगे। तो इसका पहला कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि ब्लू एंड रेड रेज ऑफ विजिबल लाइट परफॉर्म मोर फोटोसिंथेसिस, या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट इज मोर देन अदर कलर्स। ठीक है, मोर देन अदर कलर्स। तो ये हो जाएगा इसका पहला कंक्लूजन। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन क्या दिया उसको लिखेंगे, पहले इसको लिखो फिर सेकंड कंक्लूजन लिखेंगे। उसमें बेसिकली मेरे को तुमको ग्राफ बताना है। तुम्हारे बुक के पीछे साइड में थोड़ा सा एक और ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ को हम लोग को यहीं पे डील करना पड़े। हल्का ही बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, डिटेल तुमको मैं वहीं पे बताऊंगा। क्लियर है इतना? तो पहले ये सेटअप बना लो, तो फिर इसको कंक्लूजन लिखते हैं। पहले ये सेटअप बना लो, और अगर सेटअप में कुछ समझ में ना आया हुआ रहे या कोई सा स्टेप दिमाग में ना गया हो तो पूछो। हालांकि ऐसा कुछ पॉइंट तो है नहीं यहाँ पे जो समझ में ना आए, बाकी फिर भी पूछो, लेबलिंग कर लेना। ये है एरोबिक बैक्टीरिया, ये प्रिज्म दिखेगा नहीं ना, लेबलिंग कर लेना, ये प्रिज्म है। उसके बाद ये हो जाएगा सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया पहले जल्दी करो, फिर इसका हम लोग लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद फिर मैं इसका तुमको ग्राफ वाला तरीका बताऊंगा जो है। डन, गुड।
वेरी गुड। अब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ चुका रहेगा। क्लेडोफोरा इसने ग्रीन एल्गी लिया हुआ है, सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया लिया हुआ है ताकि सॉरी बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन इवॉल्व जहां पे होगा उधर भागना चालू करे, तो ये सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया हो गया यहां से। इसके अलावा और क्या है, प्रिज्म लिया हुआ है, व्हाइट लाइट पास करवाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो पॉइंट्स लिखना चालू करो। प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख लें क्या, फिर ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री भाग जाएगा। प्लांट्स यूज, ऐसे लिखो सीधा, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ फोर 400 to 700 नैनोमीटर फॉर फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस यहां पे लिख लेना 400 to 700 नैनोमीटर। इस लाइट रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, पार, PAR। ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगा फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या आ जाएगा ये, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ये हो जाएगा तुम्हारा पार। ठीक, तो पार का रेंज कहां से कहां तक है, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक है। क्लियर। अब प्लांट्स यूज रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये लिख लिए, ये हो गया होगा। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया हुआ है, आफ्टर सेटअप, पूरा तामझाम सेटअप कर लिया। आफ्टर सेटअप व्हेन photosynthesis started, when photosynthesis started, oxygen evolved, so bacteria accumulate at that position where O2 evolved more than other parts. और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, दैट इज ब्लू एंड रेड लाइट रीजन। क्लियर, ब्लू एंड रेड लाइट रीजन, बस ये दो। बीच का रेंज मत लेना, ब्लू से रेड ले लोगे तो सारे कलर आ जाएंगे, रेंज नहीं लेना है। ब्लू कलर बस एक, रेड कलर बस एक, बीच में तुम्हारे येलो ग्रीन ब्राउन जो भी आए उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को सबसे ज्यादा कौन सा कलर फोटो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, येलो कलर से ऑरेंज कलर से फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उसमें भी होगा। यहाँ पे देखो ना भाई, यहाँ पे देखो, ये बीच में और भी कलर्स आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे भी बैक्टीरिया बनाया हुआ है। क्लियर, मतलब बैक्टीरिया जो है वो सारे कलर 400 से लेकर के 700 बैक्टीरिया ही नहीं, प्लांट्स 400 से लेकर के 700 के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ये क्या कर सकते हैं,
फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन किसी लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा, किसी लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा। तो फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज्यादा कब है? ब्लू लाइट में। ठीक है, ब्लू और रेड लाइट दोनों को साट के लिखो, किसमें ज्यादा किसमें कम अभी छोड़ो, हालांकि ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ब्लू लाइट में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तुम्हारे बुक के हिसाब से ब्लू और रेड दोनों को रट्टा मारो, तो ब्लू और रेड लाइट में ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व हुआ, फोटोसिंथेसिस ज्यादा चला हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा है। इसी के वजह से ये जो एरोबिक बैक्टीरिया इनका इनका डिपोजिशन या फिर इनका एक्यूमुलेशन किधर होना चालू हो गया? ब्लू और रेड रीजन में। ठीक है, मोर देन अदर पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें लिखना दिस कंक्लूड दैट that rate of photosynthesis is more at blue and red region than other colored region. अदर कलर्ड रीजन मतलब दूसरे कलर के जो रीजन हैं उससे उससे ज्यादा ब्लू और रेड कलर वाले रीजन में फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। जल्दी इसको लिखो, फिर हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं, इसको लिखो फिर बताते हैं। इसको लिखो, फिर उसका एक ग्राफ आएगा। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़े हुए थे, एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़े हुए थे, वैसे ही एक और स्पेक्ट्रा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा याद करो, हम लोगों ने अभी फिर यूज होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहां पे। क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं? जब लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद स्पेक्ट्रा बना हुआ रहे। एमिशन किसको बोलेंगे? जब लाइट एमिट किया जाए तो उससे जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनेगा उसको बोलेंगे। और यहां पे हम लोग को देखना है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो जब हम लोग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या चीज? क्या बोलेंगे? एक्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रा लिखो, सॉरी इतने को लिखो जल्दी, फिर चालू करवाएं। एक्शन स्पेक्ट्रा, डन डन, गुड। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट के बाद पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रा को डिस्क्राइब किया गया। तो आफ्टर दिस लिखो, आफ्टर दिस, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, क्या लिख रहे थे? आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा वाज डिस्क्राइब्ड। अभी लिखो लिखो, समझाएंगे इसको पूरा डिटेल में। First action spectra was described which roughly resemble with absorption spectra of chlorophyll A and chlorophyll B.
क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तुम्हारे बुक में इसको पैराग्राफ में एंड किया है और वहां पे फिर तुम्हारा दिया हुआ है अगले वाले टॉपिक में इमेज जो है उसको देखने के लिए, तो वहां पे तुम्हारा ग्राफ, आज उसको नहीं करने वाले, आज मैं तुमको बेसिक ग्राफ बताऊंगा और एक्चुअल तुम्हारे बुक का जो ग्राफ है ये तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। हालांकि उसका जो बेसिक लेवल है इसको मैं तुमको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि एक्टिव स्पेक्ट्रा। एक्टिव स्पेक्ट्रा बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, रफली बना रहा हूँ, इसको बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए तुमको याद करना है वो जो ग्राफ हम लोग के बुक में दिया हुआ है, मतलब अगले वाले पेज में। ठीक, अब भी उसको मैं करूंगा तो क्लोरोफिल ए तुमको नहीं पता, क्लोरोफिल बी तुमको नहीं पता, कैरोटेनॉइड नहीं पता, तो करोगे क्या उसको जान के। तो पहले हम लोग इस ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है देख लेते हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है देख लेते हैं, फिर ये कैसे रिजम्बल किया हुआ है बोल रहा है उसको भी बताएंगे, ध्यान दो। मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, यहां पे हम लोगों ने ले लिया वेवलेंथ, वेवलेंथ नैनोमीटर में रहेगा ये, और यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन खाली लिखो, एब्जॉर्प्शन लिखो खाली, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वाला मान करके चलो, ये लाइन है तुम्हारा, ये लाइन मान लो 400 नैनोमीटर का, ऐसे ले लो 400, 500, 600 और 700 नैनोमीटर, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान देना। अच्छा, ज्यादा दूर फैल गया, क्लियर। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब बुक निकालो, वो जो इमेज, सॉरी क्या बोलते हैं भाई, ग्राफ, वो जो ग्राफ है नेक्स्ट पेज में निकालो, उसको निकालो। एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे तुम्हारा 3 दिया रहेगा, एक तो क्लोरोफिल ए लिखा रहेगा, एक क्लोरोफिल बी लिखा रहेगा और एक कैरोटेनॉइड लिखा हुआ रहेगा। तो सबको अभी गोली मारो, सिर्फ ये मान करके चलो ये है तुम्हारा क्लोरोफिल ए, ये सिर्फ क्लोरोफिल ए का। तो क्लोरोफिल ए जो है इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। कौन से रेडिएशन को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया, एक तो ये 400 नैनोमीटर वाले को, जिसका पिक आया हुआ है यहाँ पे, और एक तो ये 700 नैनोमीटर वाले को। 700 नैनोमीटर वाले के पास कौन सा कलर आ रहा था, रेड कलर। 400 के पास कौन सा कलर आ रहा था, ब्लू कलर। तो इस वाले स्पेक्ट्रम या इस वाले ग्राफ के हिसाब से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए लिखे ना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का ग्राफ तुम्हारा ऐसा बन करके आया, जिसमें से 400 नैनोमीटर में एक पिक दिखेगा, मतलब उसी के आसपास में भाई, और एक 700 नैनोमीटर के आसपास में पिक दिखेगा, मतलब कि क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, दोनों का पिक जहां जहां पे बनाया हुआ है वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है। तो 400 नैनोमीटर का लाइट ये है, तो इसका एब्जॉर्प्शन पिक पे गया, तो इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है और इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है, और बीच का जो एब्जॉर्प्शन है ये कम हुआ है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये रफली ऐसे डायग्राम बनाओगे, एक्चुअल वो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड के हिसाब से हम लोग उस टॉपिक में देखेंगे, क्लियर। अब ये आ गया। अब एक और एक्शन स्पेक्ट्रा देखो ध्यान से, वेवलेंथ और एक्शन स्पेक्ट्रा का अगर हम लोग निकालते हैं तो एक्शन स्पेक्ट्रा का भी ग्राफ कैसे बन करके आएगा। मान लो ये है 400 नैनोमीटर का, मान लो ये है तुम्हारा 500 का, 600 का और ये 700 का लेंथ आ गया, मतलब वेवलेंथ। तो इस वाले रेंज में 400 नैनोमीटर वाले सारे आ गए, 500, 600, 700। एक्शन स्पेक्ट्रा जो निकला, ये तो एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसको तो बनाएगा फिर आदमी एक्सपेरिमेंट के डेटा के हिसाब से। तो इसका जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो ये तुम्हारा आ रहा था वैसे ही जैसा ये है, मतलब रफली लिखे ना, रफली रफली रिजेंबल विथ दिस वन। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये इसमें भी दूर भाग गया। अब देखो इसका भी पिक पहले कहां पे आया हुआ है, 400 नैनोमीटर के रेंज पे, और इसका दूसरा पिक कहां पे आया हुआ है, 700 नैनोमीटर पे। तो अब ध्यान दो, ये और ये दोनों रिजेंबल किए कि नहीं किए।
400 और 700 पे ये भी पिक पे जा रहा है, मतलब ब्लू और रेड पे ये फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा की, मतलब क्लोरोफिल जो है ये ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। अब भाई जितना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसमें जब ज्यादा ज्यादा इसने क्या किया हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है लाइट, तो इसी में तुमको क्या देगा, ये ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रा देगा। मतलब इस वाले रेंज में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये ज्यादा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या, इसका मतलब होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर, ग्राफ समझ में आया होगा थोड़ा मोड़ा। जितना भी भेजे में गया है इसको चुपचाप ऐसे का ऐसे लिख लो। अगर पूरा समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया है तो इसको एज इट इज अभी लिख लो। जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। हालांकि इसमें ना समझ में आने वाली ऐसा कोई बात था नहीं, फिर भी अगर किसी को समझ में ना आया हुआ रहे तो तुरंत चैट पे पूछो, रिपीट करूंगा, अदरवाइज फिर सेशन एंड किया जाएगा क्योंकि हैवी हो जाएगा। फिर इसको पहले नोट डाउन करो, इसको पहले नोट डाउन करो। उसी में जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है तीसरे नंबर ग्राफ में, इन दोनों को साट दिया है। उसमें तुम्हारा एक एक्शन स्पेक्ट्रा का ग्राफ है और दूसरा जो है वो तुम्हारा क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी नहीं बनाया है उस पर, ध्यान देना। जो तीसरे नंबर का ग्राफ है तुम्हारा उस पर क्लोरोफिल बी नहीं लिया है, यहाँ पे लिखा है लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों, लेकिन बनाने के टाइम पे वहां पे क्लोरोफिल ए लिख करके छोड़ दिया। तो ये मत समझना क्लोरोफिल बी जो है उसका स्पेक्ट्रा डिफरेंट आ रहा होगा, नहीं, उसका भी रफली रिजेंबल उसी से करेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम देख लो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों का ग्राफ देख लो, दोनों में ब्लू और रेड वाले रीजन पे पिक पे जा रहा है। तो भाई क्लोरोफिल ए अगर रिजेंबल किया तो क्लोरोफिल बी भी रिजेंबल करेगा। ठीक है, क्लियर, चलो लिखो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। फैक्ट जो रटने का है उसको मारो गोली, जो समझने वाली बात है इसको 100% दिमाग में उतारो, 100%। और ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आधे लोगों को ये समझ ही नहीं आता, और तुमको अगर ये पहली बार में समझ में आ गया, हाँ तो भाई तुम सही लाइन पे चल रहे हो, और आने वाले भी टॉपिक्स जो है वो तुम्हारे दिमाग में भेजे में घुस ही जाएगा। और ये जिसको समझ में एक बार में नहीं आया उसको थोड़ा सा मेहनत का रिक्वायरमेंट है। अब ये तो नहीं बोलेंगे भाई कि वो पूरा बर्बाद है, वो तो दिमाग पे डिपेंड करता है कि एक बार में किसी को, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे लोगों को देखना ही अच्छा नहीं लगता, तो आधे लोग तो देख करके मुंह फेर लिए रहोगे। ठीक है, और जितने लोगों को ग्राफ थोड़ा मोड़ा भी समझ में आता होगा उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका रहेगा कि यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है एक्चुअली में बोल किसको रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये है भाई उसका मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन, सॉरी, जो एक्शन स्पेक्ट्रा मिला फोटोसिंथेसिस के रेट की वजह से, ये किसे रिजेंबल करेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लियर, क्लियर। हो गया क्या, डन। मे भी इस वीक में बायो के तुमको 3 ही क्लासेस मिले, 2 क्लासेस हो चुके हैं, एक क्लास और मिले, वो भी फ्राइडे या सैटरडे। कल तो मे भी ना हो तुम्हारा क्लास बायो का, बाकी फ्राइडे और सैटरडे को कोशिश मैं करूंगा कि कल तुमको दे दूं क्लास एक। ठीक है, बाकी वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। इन केस कल मान लो 10th वालों, हालांकि 10th वालों को तो कल छुट्टी करवा नहीं पाएंगे क्योंकि आज उन लोग का थोड़ा सा टाइम पास करवा दिए हैं। मैं सोच रहा था आज उनको बुलाकर कल उनका छुट्टी करवा दे, और कल जो थर्सडे का क्लास रहेगा इसमें मैं तुम्हारा 1.5-2 घंटा आराम से क्लास खींच दूं, तो इसका अच्छा खासा पार्ट कंप्लीट। हालांकि तुम्हारा स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, उस पर काहे लोड लेंगे, नहीं लेते भाई, आराम आराम से करो, हो जाएगा, हो जाएगा। केमिस्ट्री में तो टोटल 9 ही चैप्टर्स है, चौथे चैप्टर पे हम लोग हैं, मतलब आधा खत्म हो चुका है, आधा बचा हुआ है, और आगे के जो टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स है वो इधर के चैप्टर से छोटे छोटे हैं, तो वो तो तुम्हारा खत्म ही हो जाएगा जल्दी से। टाइम लगेगा बोलोगे तो ये बायोलॉजी के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में, मतलब पहले में जिसको हम लोगों ने छोड़ करके आया हुआ है, क्योंकि इधर मैं तुमको निकाल दूंगा, 6-6, 7-7 क्लासेस मोस्टली जाएंगे एक एक चैप्टर के, और हम लोग निकाल लेंगे इसको। उसके बाद फिर स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में ये टाइम खाएगा, और केमिस्ट्री का फिर तुम्हारा हाइड्रोकार्बन टाइम खाएगा, और फिजिक्स का बस यहीं तक है। फिजिक्स फिर इसके बाद तेजी से निकलेगा, फिर उल्टा हो जाता है, केमिस्ट्री फिर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, मतलब केमिस्ट्री का आगे में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, और फिजिक्स जो है ये तुम्हारा फ्लुएंटली चलेगा बहुत स्पीड में। टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत सारी चीजें डिलीटेड है,
तो फिजिक्स जल्दी निकल जाएगा, केमिस्ट्री तो हो ही जाएगा क्योंकि इसमें चैप्टर्स ही कम है। हो गया क्या? डन, गुड, वेरी गुड। डाउट किसी को नहीं है? डाउट किसी को नहीं है? किसी को भी थोड़ा मोड़ा भी डाउट है तो देख लो, नहीं तो मैं सेशन एंड करने अब जा रहा हूं। ठीक है, अब आगे का क्लास देखते हैं, कल हो पाए तो ठीक है, नहीं होगा तो परसों। एक क्लास तो और तुमको दे ही देंगे इस हफ्ते में, 3 क्लासेस बायो के लेंगे। ठीक, बाकी मेरा तो कोशिश रहता है कि 4-5 क्लासेस तुमको जितना ज्यादा हो सके बायो का मिल ही जाए। 3 बजे वाला कंफर्म है ना, वो तो क्लास रहेगा ही। वो सिर्फ हमारा 3 बजे वाला क्लास तभी छूटता है जब मौसम नौटंकी मारता है। आज भी तुम्हारा क्लास होते होते बच गया, 3 बजे के लिए जस्ट 15 मिनट बाकी था और पानी जो है छूटा। बाकी 2:30 बजे से बारिश होना चालू हो गया था, तो 15 मिनट कंटिन्यूअस धूप भी कर रहा था इस साइड में और भर भर के बारिश भी हो रहा था। तो भाई ऐसे वेदर में करोगे क्या? मैं आते टाइम पे बीच रास्ते में फंसा हुआ था, मैं तो सोच लिया था कि अब मैसेज करना ही पड़ेगा भाई कि आज का क्लास फिर से सस्पेंड है। फिर भगवान का कृपा हो गया कि बारिश छूट गया और टाइम पे पहुंच गया, तो 3 बजे वाला क्लास तुम्हारा हो चुका। नहीं तो आज आज भी तुम्हारा 3 बजे वाला बैच जाने वाला था मौसम के चक्कर में। हालांकि अब मेरे को लग रहा है कि अब जो मौसम है ये थोड़ा सा ठीक ही हो जाएगा और ऐसा प्रॉब्लम हमारा नहीं आने वाला। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अच्छा, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार में समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया। आगे अब हम लोग देखेंगे कल या फिर आगे। ठीक है, चलो भाई ठीक है।